So hi guys and welcome back to another video of Bank Time. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे हो and very happy new year to all of you. 2024 जो है वो start हो गया है and I wish you all a very 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 happy new year. I hope आप सब लोगों का 2023 जो है वो काफ़ी अच्छा गया होगा and 2024 जो है वो और बेचा जाने वाला है एंड फर्स्ट डे ऑफ 2024 थोड़ा सा लेट हो गए हैं वीडियो को अपलोड करने में बिकॉज थोड़ा सा काम था और इस वजह से और इंटरनेट कनेक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उस वजह से सो फाइनली वी आर हेयर एंड 365 डेज का जो चैलेंज है वो हमने आज से लिया है। एक 365 डेज चैलेंज है जिसके अंदर हम डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो कोई ना कोई लेके आते रहेंगे। सो ये वीडियोस हर तरीके से रहने वाली हैं। इसमें रीजनिंग के क्वांट के क्वेश्चंस भी रहेंगे आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है, जैसे कोई एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है, एग्ज़ाम के फॉर्म्स, उनसे रिलेटेड भी सारी चीज़ें होती रहेंगी और हर तरीके का मतलब आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी इसके अंदर रहेंगी। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल जिन जिन का भी आज RRB PO एंड RRB क्लर्क का रिजल्ट आया है। हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। आप लोग सेलेक्ट हुए, आप लोगों के लिए बेस्ट न्यू ईयर जो है वो बना है एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जिनका नहीं हो पाया, ओके, जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया उनके लिए एक बहुत अच्छी स्टार्ट है, एक बहुत अच्छा मौका है SBI क्लर्क का। ठीक है, और अभी हम बात करने वाले हैं और भी नोटिफिकेशंस की। ये तो चलो ठीक है, SBI क्लर्क का तो अभी एग्ज़ाम ही आने वाला है 5, 6 या 11, 12 को, उनसे रिलेटेड भी मैं वीडियोस लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अपना यही हो गया कि SBI क्लर्क से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो हमारी आने वाली हैं। आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, मेंस की प्रिपरेशन को किस तरीके से एग्ज़ाम खत्म होते ही स्टार्ट करना है, वो सब चीज़ें। सेकंड चीज़ जो पॉइंट है वो उस SBI क्लर्क वाली की जो है वो आगे हम वीडियोस लेके आएंगे। अभी इस वीडियो के अंदर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज प्रॉपरली ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये दो एग्ज़ाम के या फिर अभी एक ही एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं जो UIIC के असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है। ठीक है, और इसके अंदर वैकेंसीज़ हैं अप्रॉक्सीमेटली 300, उसके बारे में बात करेंगे और पूरे जो नोटिफिकेशन है पूरा का पूरा उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो ये UIIC यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का ये एक अपना नोटिफिकेशन है जो आया है और ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 16 तारीख को आया था और 8 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 14 तारीख को एक आया हुआ है। अब वैकेंसीज के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज किस तरीके से हैं। तो अंडमान निकोबार में देख लेते हैं तो इसमें 1A की वैकेंसीज हैं। ठीक है, और इसमें कैटेगरीज वाइज आप ये ध्यान रखना कि कैटेगरीज यहाँ पे इस तरीके से दी हुई हैं। तो अगर अपन इसको स्मॉल करना चाहें तो स्मॉल भी कर सकते हैं, स्मॉल करके देख लेते हैं इसको। जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम आउट, जूम इन। ठीक है, ओके, तो ये अपनी कैटेगरीज दे रखी हैं और इस तरफ से ये दे रखा है। तो अंडमान एंड निकोबार का देखें तो हम यहाँ पे हमारे पास में एक ही वैकेंसी है और एक वैकेंसी ही है हमारे पास में यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार की। उसके बाद में यहाँ पे देखें तो आंध्र प्रदेश में 8 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास में अरुणाचल प्रदेश में 2 वैकेंसी हैं, असम में 7 हैं, बिहार में 3 हैं, चंडीगढ़ में 2 हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हैं, गोवा में 2, ऐसे करके सारे स्टेट्स की जो भी वैकेंसीज़ है वो यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ और यहाँ पे जो वैकेंसीज़ दे रखी हैं वो राजस्थान की 21 दे रखी हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज़ हैं। बाकी ये देखा जाए कि ज़्यादा वैकेंसीज़ किन की हैं, तो ज़्यादा वैकेंसीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि 78 वैकेंसीज़ जो हैं वो अकेले तमिलनाडु के पास में है। 23 वैकेंसी महाराष्ट्र के पास में है, मध्य प्रदेश के पास में वैकेंसीज़ हैं, कर्नाटका, केरला में। तो आप ये बोल सकते हो कि जो साउथ रीजन है वहाँ पे मैक्सिमम वैकेंसीज़ जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं। बट हाँ, राजस्थान भी एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर यहाँ पे 21 वैकेंसीज उन्होंने दे रखी है। वो एक अच्छी चीज़ है ऐसा बोल सकते हैं, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर 9 वैकेंसीज हैं, SC के अंदर 1 है, ST के अंदर 5 हैं और OBC के अंदर 4 और EWS की 2 वैकेंसीज हैं। तो
अच्छा खासा ठीक है बोल सकते हैं। कंपैरिजन टू जैसे मान लो कि महाराष्ट्र से देखे तो महाराष्ट्र के कंपैरिजन में हर बार ये देखा जाता है कि महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आती है, तो राजस्थान में भी उसके कंपैरिजन में अच्छी है। टोटल यहाँ पे आपको 300 वैकेंसीज मिल रही हैं, जिसके अंदर से आपके पास में EWS की 30 हैं, OBC की 55 है, SC की 26 हैं, सॉरी ST की 26 हैं, SC की 30 हैं और जनरल कैटेगरी की 159 वैकेंसीज हैं। ओके, ये सारा था। और एक अलग से भी दे रखी है डिसेबिलिटीज पर्सन और एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसीज है वो अलग से दे रखी है। अब इसको जूम इन कर लेते हैं अपन, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, जो मेन चीज़ है इनमें रिलैक्सेशन क्या क्या है। ओके, तो SC ST जो कैटेगरी के हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है यहाँ पे। OBC के लिए 3 साल का है, कोई डिसेबल पर्सन है तो उसके लिए 10 साल का है, एक सर्विसमैन है तो उनके लिए ये है, विडोज़ के लिए है, और कश्मीर डिवीजन से हैं तो उनके लिए हैं, असम वालों के लिए ये हैं, और एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज़ हैं UIIC के, उनके लिए 5 ईयर्स का यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंशन दे रखा है। ये नॉर्मल सी बात हो गई, ठीक है। दो चीज़ों के बारे में बात कर ली हमने, एक वैकेंसीज़ के बारे में, एक अपने एज का क्राइटेरिया जो है उसके बारे में बात कर ली। ये सारा इन्होंने वो दे रखा है कि किस किस तरीके से क्या कैटेगरीज। अब ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर जो SC ST हैं या डिसेबल्ड पर्सन है या कम परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनी के, उनको 250 रुपीज़ पे करना है फॉर्म भरने के लिए। अदरवाइज जो और कोई भी मेंबर हैं, ठीक है, और कोई भी मेंबर्स जो भी हैं उनको 1000 रुपीज़ जो है, और प्लस GST। तो ये मैंने देखा था, ये अप्रॉक्सीमेटली 1108 रुपये शायद इसकी फ़ीस जो है वो बनती है। पता नहीं चल क्यों नहीं रहा रंग से यार। 1108 रुपये जो है वो इसकी फ़ीस बनती है, ठीक है ना। तो ये इसकी फ़ीस रहती है। कहीं इसमें कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया, एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, देख बाद में देख लेंगे। ओके, अब जो मेन बात आती है वो ये कि 16 दिसंबर से ये जो था वो स्टार्ट हो गया था। 16 दिसंबर से ये स्टार्ट हुआ था, एंड 6 जनवरी, इसमें 6 जनवरी दे रखी है, बाकी मैंने हाँ हो सकता है मैंने गलत बोल दिया हो आपको। तो 6 जनवरी जो है वो इसकी लास्ट डेट है इसके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। बट मैंने कहीं और देखा था, शायद मुझे याद है कि जहाँ पे 8 जनवरी दे रखा था। सो हो सकता है कि मैंने गलत देख लिया हो। तो नोटिफिकेशन के अंदर 6 जनवरी दे रखा है, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने रिवाइज कर दिया हो डेट, तो भी आइडिया नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। 6 जनवरी अभी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये देखना है कि 6 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है। और एग्ज़ाम की डेट जो है वो अभी तक इन्होंने फाइनलाइज नहीं करी है कि एग्ज़ाम की डेट कब होगी। तो ये अपना तीसरा पॉइंट हो गया। अब इसमें प्रोबेशन पीरियड जो है वो 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, जो यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा है कि 6 मंथ्स का जो प्रोबेशन पीरियड है वो यहाँ पे आपका रहेगा। और अगर आप एज़ पर द रूल्स नहीं मेंशन करते हैं, एज़ पर द रूल्स नहीं रहते हैं, तो आपको जो है टर्मिनेट भी किया जा सकता है। जहाँ पे भी आपको पोस्टिंग देंगे वहाँ पे आपको मिनिमम 5 ईयर्स के पीरियड के लिए रहना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 ईयर्स का पीरियड जो है वो आपके लिए मैंडेटरी है, आपको अगर कहीं पे भी पोस्टिंग अगर दी जाती है तो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा इसमें, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है कि ऑनलाइन आपका एक ही एग्ज़ाम है जो कंडक्ट करेंगे, और एक ही एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको पूरा का पूरा जो है मतलब ख़त्म हो जाएगा कि ठीक है, एक एग्ज़ाम दिया आपने, उसमें ही पता चल जाएगा कि आपको सिलेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जिसके अंदर रीजनिंग एक सेक्शन है अपना, और एक अपना इंग्लिश लैंग्वेज है, एक अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उसके बाद में जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल और जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर ये हमेशा रहता ही है। अब ये जनरल नॉलेज एंड ऑब्लिक जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को घबराना नहीं है कि इसमें क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा। ये बेसिकली जो आपकी करंट अफेयर्स रहती हैं उसी पे आपका ये रहेगा। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जनरल जो अपना करंट अफेयर्स रहेगा वो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन पूरा जो है वो यहाँ पे आएगा, और इसके अलावा और कोई सेक्शन नहीं आएगा। तो जनरल नॉलेज जो है उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या रहेगा, ठीक है। अब गाइडलाइंस के बारे में दे रखा है कि डिसेबिलिटीज़ में क्या है, किस तरीके से है, वो सारा ये दे रखा है। स्क्राइब के बेसिस में कैसे रहेगा। अब देखो, सबसे जो ज़रूरी जो चीज़ है ना जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। सबसे पहले अपन ओपन कर लेते हैं कि यार एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको पावर पॉइंट में समझा देता हूँ। लेट्स ओपन द पावर पॉइंट।
तो एक ब्लैंक स्लाइड ले ली हमने। अब इसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले तो अपन ने एज क्राइटेरिया जो था वैकेंसीज वाला क्राइटेरिया था वो अपन ने बात कर ली कि सबसे पहले वैकेंसी जहाँ जहाँ पे थी वो आप खुद देख लेना। उसके बाद में हमने एज क्राइटेरिया जो था उसके ऊपर बात कर ली, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, मैं पहले इसको शो करवा देता हूँ क्योंकि विंडो कैप्चर आया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात कर ली थी हमने, एज क्राइटेरिया की बात कर ली थी, एज क्राइटेरिया मैंने आपको आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आया था अपना वो ये आया था कि जो प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड जो है वो हमारा 6 मंथ्स का है और 5 ईयर्स के लिए हमें जो कहीं पे भी पोस्टिंग है वो यहाँ पे दी जाएगी परमानेंटली। 5 ईयर्स से पहले हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। एक और चीज़ जो हमने देखी थी वो अपने प्राइस देखा था, ये जीएसटी वगैरह मिला के जो 1000 रुपीज़ का प्राइस था वो 1108 रुपये समथिंग ये पड़ता है, या 1180 रुपये शायद, बिकॉज 18% 180, हाँ 1180 रुपये ये यहाँ पे पड़ता है। 18% जीएसटी लगता है उसमें। और बाकी सब के लिए जैसे जो परमानेंट डिपार्टमेंट से हैं या जो SC ST कैटेगरी से हैं उन लोगों के लिए, PWD कैटेगरी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ आते हैं उनके लिए 250 रुपीज़ यहाँ पे फीस है। तो ये 4 पॉइंट्स हमने देख लिए थे। हमने वैकेंसीज़ का देख लिया था कि किस तरीके से होगा, क्या होगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हमने जो है वो यहाँ पे देख ली थी। अब बात करते हैं किस चीज़ के बारे में। हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखी थी इसके अंदर वो ये थी कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स जो हैं वो किस तरीके से रहेंगे, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट बारे में बात करेंगे कि जो सब्जेक्ट्स जो भी हैं, ठीक है ना। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर से रिलेटेड जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है ना कि यार हम जिस स्टेट से भर रहे हैं क्या हमें उसी स्टेट में जा कर के एग्ज़ाम को देना पड़ेगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जस्ट सपोज़ कि मैं अगर मैं यहाँ मैं मेरी पोस्टिंग जो है वो भी गुजरात के अंदर है, ठीक है, और मैं फॉर्म जो भरना चाहता हूँ मैं राजस्थान से भरना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे गुजरात से राजस्थान जा कर के ये एग्ज़ाम देना है। मैं गुजरात में भी, हाँ अप्लाई मैं राजस्थान से कर सकता हूँ, बट मेरा जो फॉर्म फिल या जो मेरा एग्ज़ाम सेंटर है वो एग्ज़ाम सेंटर मैं अपना गुजरात में दे सकता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि SBI क्लर्क के अंदर भी ये चीज़ होती है, बट IBPS क्लर्क में आप लोगों ने देखा होगा, IBPS क्लर्क या RRB क्लर्क, इन सब में ये चीज़ नहीं होती। जहाँ से आपने अप्लाई किया है वहीं पे आपको जाके पेपर दे के आना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर यही है कि आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं और कहीं और आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट है इस एग्ज़ाम का, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, वो ये था कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, क्या रहेगा। तो रीजनिंग ही है, उसके बाद में आपका क्वांट है, आपका इंग्लिश है, आपकी जीके है, जनरल अवेयरनेस है या जनरल जीए बोल सकते हैं उसको, और कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये आपका जो टोटल रहेगा ना, ये टोटल आपका रहेगा ये कितने मार्क्स का था टोटल आपका, ये आपका टोटल रहेगा ये आपका टोटल है 250 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें 200 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 200 क्वेश्चंस हैं, 250 मार्क्स हैं आपके। लास्ट टाइम की कट ऑफ अगर मैं 2019 आई थिंक 2019 या 2017 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, तब तक की मैं कट ऑफ की बात करूं तो उस टाइम पे 60-80 इसके अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कट ऑफ रही थी। बट उसको भी मत मानो, आप एटलीस्ट ये मान के चलो कि आप 50% मार्क्स से ज़्यादा लेके आओ, ठीक है। तो 250 अगर मार्क्स आपको लगता है कि 250 मार्क्स है तो उसमें एटलीस्ट आपके 125 मार्क्स से अबव जो स्कोर है वो आना चाहिए। और यहाँ पे जनरल नॉलेज या जनरल से डरना नहीं है, यहाँ पे आपके ये करंट अफेयर्स जो हैं वो ही यहाँ पे रहेंगे आपके, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वही आपके यहाँ पे आएंगे। इंग्लिश के बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हम देखेंगे भी सही। प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं एक लेके आता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर से भी देख लेंगे, या फिर मैं खुद से एक पूरा बना लूँगा पेपर, उसमें अपन देख लेंगे कि किस तरीके होते हैं, या किसी मॉक टेस्ट में से अपन देख लेंगे, ठीक है। कंप्यूटर के भी जनरल क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, ये सारा अपना हो गया, ठीक है। तो ये अपना था कि भाई किस तरीके से हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे बात कर लेते हैं। अब जो बात बचेगी, आपको मैंने बता दिया कि सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ किसी भी तरीके से है, ठीक है। और कोई इसके अंदर
अच्छी चीज़ कोई इंपॉर्टेंट चीज़, एप्लीकेशन प्रोसीजर बता रखा है इन्होंने। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको पता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन एक चाहिए होता है आपको। ठीक है, और जब तक आप जो है, अच्छा मैं और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ये सारे एग्ज़ाम्स के सेंटर्स दे रखे हैं यहाँ पे। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है एक एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हुए, उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं हम। ठीक है ना, जो कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, और कई बार है ना कुछ स्टूडेंट्स का जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए क्या होता है कि कई बार जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है और फिर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, वो तैयारी करी होती है तो। सबसे पहले तो आपकी जो सबसे मेन होती है ना वो फोटोग्राफ होती है। तो फोटोग्राफ आपकी इस तरीके की होनी चाहिए कि आपके जो दोनों ईयर्स है ना, वो दोनों ईयर्स उस फोटो के अंदर विजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके जो ये ईयर्स जो हैं ये आपके यहाँ पे विजिबल होने चाहिए उस फोटो के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपके दोनों ईयर्स लेफ्ट और राइट के अगर विजिबल हैं उस फोटोग्राफ में, तो आपकी फोटोग्राफ कभी रिजेक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फोटो के अंदर आपका अगर वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो वो कहीं ना कहीं फोटो जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। थर्ड पॉइंट, एकदम क्लियर सिग्नेचर करके स्कैन करें, और सिग्नेचर्स जो हैं अपने, सिग्नेचर जो है आपका वो ब्लैक इंक में करें, और ब्लैक इंक में करके उसका जो भी स्कैन करना है, जो भी जितने भी डेटा के अंदर 20 KB का शायद मैक्सिमम बोलते हैं वो, 20 KB 10 से 20 KB तक आपको रखनी होती है, तो उसके अंदर आप रखें। तो ब्लैक इंक में आप जो अपना सिग्नेचर करें। आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन, उसके अंदर कोई भी कटिंग्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कई बार अपन होता है ना कि अपन कुछ लिख देते हैं और उसको कट कर देते हैं, फिर वापस से अपन ऐसे लिख देते हैं। तो ये सब चीज़ें सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से जो फॉर्म है आपका रिजेक्ट हो सकता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपका एक और मैं चीज़ बता देता हूँ कि अपनी मार्कशीट्स में जो भी आपकी मार्कशीट है उसके अंदर आपने आपकी जो लास्ट ईयर की या जो लास्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट होती है ना, उसकी पासिंग डेट जब भी आई हुई है आप वो पासिंग डेट अपनी डाल सकते हैं। ठीक है, तो पासिंग डेट जो है वो आपकी लास्ट की आपकी हो जानी चाहिए वहाँ पे। तो लास्ट आपकी जो मार्कशीट आई हुई है उसमें जो डेट मेंशन करी हुई है नीचे कि हाँ इस टाइम पे इस बंदे ने वो जो एग्ज़ाम है वो पास किया है, तो आपका वो जो है वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। जब उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने अपना ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट, जैसे सपोज कि इन्होंने ये बोला हुआ है यहाँ पे कि 30/09/2023 को तक आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी डिग्री जो है, डिग्री पे जो डेट आती है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे जो डेट आती है वो इस तारीख के बाद में आई हुई है, बट आपकी जो फाइनल मार्कशीट है उसकी डेट जो है वो इससे पहले है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी फाइनल मार्कशीट अगर इस डेट से पहले है तो आप इजीली इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अपन एक चीज़ बात कर लेते हैं कि एनओसी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो या जो भी आपका एम्प्लॉयर है, उस एम्प्लॉयर से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द फॉर्म। देखो मैं आपको इसकी एक चीज़ बताता हूँ, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप एनओसी जो होती है ना, वो कई बार क्या होता है कि हम प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए लेना भूल जाते हैं या नहीं याद रहता, तो हम वो एनओसी मेंस के टाइम पे, मेंस एग्ज़ाम के टाइम्स पे ले सकते हैं या इंटरव्यू के टाइम पे ले सकते हैं। बट ये एग्ज़ाम जो है UIIC का, इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल एग्ज़ाम है, और सिंगल एग्ज़ाम होने के कारण आपको एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से पहले या फिर फॉर्म की जो लास्ट डेट है वहाँ तक आपको जो ये एनओसी है ये ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। अदरवाइज जो HR डिपार्टमेंट है कहीं वो इशू क्रिएट ना करे कि आपने फॉर्म भर दिया आप क्यों ले रहे हो, या जो भी है आपके जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो निकल गई, आप क्यों ले रहे हो, ये वो ऐसे वैसे करके। ठीक है ना, तो आपको वो सब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप एनओसी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप एनओसी पहले ले लीजिए या फॉर्म भरने के बाद में लीजिए, बट लास्ट डेट जो है एग्ज़ाम या फॉर्म फिल करने की उससे पहले पहले आप इसे ले लीजिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, फीस जो है हाँ ऑफ कोर्स थोड़ी सी ज़्यादा है,
1180 रुपये जो है वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज हम कोई भी एग्ज़ाम मैक्सिमम बच्चे वो होंगे जो अनएम्प्लॉयड होंगे, उनके पास में नहीं होता है, ठीक है। सो ठीक है, मतलब बट एग्ज़ाम अगर देना है तो क्रैक करना है, हम अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं। सो मेरी तरफ से ये वीडियो, एंड आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर करिए इस वीडियो को, एंड मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि NICL AO का नोटिफिकेशन है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक दिन मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आने वाला हूँ, और इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी क्वांट के क्वेश्चंस रहेंगे, उनसे रिलेटेड भी हम बात करेंगे पूरी, उनसे रिलेटेड भी सारी चीज़ें देखेंगे हम कि किस तरीके से क्या करना है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे हम, और आप कंटिन्यू रखिए वीडियोस को देखने का, और अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपके सपोर्ट से काफ़ी हेल्प मिलती है एक चैनल को ग्रो करने के लिए। सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा डे 1 था, डे 365 का चैलेंज है, और मिलते रहेंगे। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड स्टे हेल्दी। बाय, गुड नाइट।